गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर तबस्सुम फारूकी। और जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं उनको मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, जो हमारा वीडियो है केस टेकिंग के ऊपर, वो एक बार रेफर कर ले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे। बहुत शॉर्टली एक केस है जो डिस्कस करेंगे। ये केस है 27 ईयर ओल्ड फीमेल का, जिनको पहले मैंने इग्नीशिया दी एंड दैट वाज नॉट अ राइट प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद में द केस वाज क्योर्ड आउट ऑफ कॉक्यूलस। तो हम ये दो रेमेडी का कंपैरिजन इसमें डिस्कस करेंगे। इग्निशन कॉक्यूलस, दे आर वेरी सिमिलर रेमेडीज, उनके बीच बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं। जब प्रेजेंटेशन होती है, जब पेशेंट आता है, तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं दोनों रेमेडीज़ में। तो ये केस स्टार्ट होता है, एक 27 ईयर ओल्ड फीमेल एंटर होती है। शी वॉज वेयरिंग साड़ी बहुत प्रॉपरली, उन्होंने अपना सर अच्छे से कवर किया हुआ था, पूरा यहाँ तक था। और वो अपने एक अटेंडेंट के साथ आई थी। शी केम एंड सैट ऑन द चेयर। उसके बाद में उन्होंने प्रेजेंट किया था, ये डायग्नोसिस था उनका टाइफॉइड, सब एक्यूट टाइफॉइड था उनका, जो क्रॉनिक में चला गया था। उनको परसिस्टेंट लो ग्रेड फीवर रहता था। ये थी उनकी सिम्टोमेटोलॉजी: लो ग्रेड फीवर, प्रोग्रेसिव वीकनेस, शी वॉज appearing anemic, and same symptomatology: exertion aggravate, profound weakness, pale, slightly yellowish, cornea, loss of appetite, उनको खाने की बिल्कुल इच्छा होती नहीं थी, और हर वक्त उनको एक ऐसा लगता था जैसे खालीपन है, खाली खाली सा उनको महसूस होता था। देन देयर वाज यस गैस इन एब्डोमेन। शी सेड गैस बनी रहती है, अनसेटिस्फैक्ट्री, स्टूल था। ये जनरल प्रेजेंटेशन थी उस केस की। ये सारे सिम्टम्स थे, बट उनका उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका आना बैठना और अपनी कंप्लेंट्स बताना कुछ चीज़ें एकदम ही क्लियर कर देता है। एक होती है हमारी ऑब्जर्वेशन, दूसरी हम डिपेंड करते हैं क्या इन्वेस्टिगेशंस है, क्या सिम्टोमेटोलॉजी है। और हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर अगेन हम तीन चीज़ों में सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन हमेशा हमारे काम को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है। वो जो टीडियस लेबर होता है उसको काफ़ी अच्छे से शॉर्ट करके बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत अच्छा आउटपुट देता है। तो हमेशा हम इन तीन चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं: विल, इंटेलेक्ट, मॉरल्स। मॉरल्स यूजुअली हमारे सोशल नॉर्म्स के ऊपर बेस रहते हैं। हम कहाँ बैठ रहे हैं, हम कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उस लोकेलिटी का क्या कल्चर है, वहाँ कम्युनिटी में क्या चीज़ें पॉजिटिव मॉरल्स में ली जाती है, क्या चीज़ें नेगेटिव मॉरल्स में ली जाती है। मॉरल इन अ सेंस हम स्ट्रिक्टली ये नहीं बोल देंगे कि ये मतलब अच्छे संस्कार वाले हैं या बुरे संस्कार वाले, ये हमेशा रिलेटिव रहते हैं। अलग अलग कल्चर में, अलग अलग कम्युनिटीज़ में ये चीज़ें वेरी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप अपना हेड कवर करते हैं, स्कार्फ लगाते हैं, बुर्का पहनते हैं, तो आपकी मिडिल ईस्ट कंट्री में, सऊदी अरेबिया, ईरान वगैरह, यहाँ ये बहुत हाई मॉरल प्रेस्टिजियस एक्ट है, उस बंदे को बड़ी रिस्पेक्ट मिलेगी। पर यही काम अगर आप फ्रांस में करेंगे तो आपको जेल होगी। सो लाइक वाइज ये सोसाइटी और हमारे कल्चर पे डिपेंड करता है। जहाँ हम बैठते हैं वहाँ की क्या मतलब
फ्रेम है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने का, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो एज आई टोल्ड यू, शी वॉज वेरी डिसेंटली ड्रेस, बहुत प्रॉपर साड़ी थी, आयरन था, ये था वो था, दैट मीन शी वॉज कैरिंग हरसेल्फ वेरी प्रॉपरली। सबसे पहले हम कपड़े देखकर ही जज करते हैं, पर ये एक पहला हमारा ओपिनियन फॉर्म करता है, इसको आप प्रेजुडाइज बोले या कुछ भी बोले। तो ये सिर्फ नहीं होते, बहुत सारे फैक्टर्स हम और भी कंसिडर करते हैं, फिर हम बैठा के बात करते हैं, तो कई बार ये चीज़ें बहुत विपरीत निकलती हैं। बट इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए ये चीज़ें बता रहे हैं कि जनरली आप जब वर्कअप करते हैं तो ये सारी चीज़ें भी आप इंक्लूड करते हैं। तो जैसे उनका ड्रेसअप था, बहुत प्रॉपर ड्रेस था, साड़ी पहनी थी अच्छी, वो आयरन थी, उन्होंने सर कवर किया था, लिटरली घूंघट लिया हुआ था। तो हमारे कल्चर में ये चीज़ें पॉजिटिव मॉरल्स मानी जाती है। देन सेकेंड थिंग इज इंटेलेक्ट। तो जितनी भी उन्होंने अपनी सिम्टोमेटोलॉजी बताई वो बहुत प्रॉपर बताई। और अनदर थिंग, जब पेशेंट अपने सिम्टम्स नरेट करता है तो हमको ये सारी चीज़ें, ये भले आपकी 2 पेज की अपने रिकॉर्ड की हो, तो ये कितनी इम्पोर्टेंट होती है होम्योपैथी में, ये हम सब जानते हैं। इससे आगे बढ़ कर आपको ये देखना होता है कि वो बता कैसे रही अपनी प्रॉब्लम। कि हमको कभी कभी है ना यहाँ पे ऐसा दर्द सा महसूस होता है, ये उंगली रख के कि वो पिन पॉइंट करके अपने सिम्टम्स बता रही हैं, या हमको हेडेक होता है तो यहाँ पे ऐसा अजीब सा चुभता है नो। उनके जेस्चर्स नोटिस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये चीज़ें हर मटीरियल मेडिका, आप बोरिक में जाएंगे आपको मिलेंगी, आप एलेंस पढ़ेंगे, आप कैंट पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस ये है कि जब तक हमने देखी नहीं रहती तब तक हमको उस चीज़ का रिलेवेंस उतना अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता। तो अपनी चीज़ें उन्होंने इतने अच्छे से बताई, इतने अच्छे से, मतलब मुझे कम ही क्वेश्चन पूछना पड़ा तो मुझे मतलब एक जनरल आइडिया हुआ, ठीक है शी इज़ इंटेलेक्चुअली फाइन। अब इसको और पुख्ता करने के लिए इंटेलेक्ट कैसा है, तो आप 2-3 चीज़ें और साथ में ऐड करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है। अगेन ये एजुकेशन के ऊपर कैसा आप जज करेंगे इंटेलेक्ट वगैरह, ये फिर वो इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप वो फर्स्ट वाले केस टेकिंग वाला वीडियो देखें, तो ये चीज़ें मैंने वहाँ बता कर रखी है। तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनकी पूछिए, और उनका वर्क जो काम है, अगर वो हाउस वाइफ हैं तो वहाँ पे कैसा वो मैनेज करते हैं, अगर वो वर्किंग हैं तो वो वहाँ पे कैसा मैनेज करते हैं, किस पोस्ट पे हैं, उनके काम की क्या क्या डिमांड है और वो उसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आपको समझने में मिलेंगी और आप इससे रेमेडी अच्छे से पकड़ पाएंगे। सो अभी इस केस पे वापस आते हैं। तो उनके जो इंटेलेक्ट उनका जो हमको जानने रहेगा, तो वो अच्छी ग्रेजुएट थी। उसके बाद में शी गॉट मैरिड और अभी उनके 2 बच्चे हैं। उन बच्चों को वो खुद पढ़ाती हैं घर में। फिर अगेन मैंने पूछा, आप ग्रेजुएट हैं, इतनी अच्छी तरीके से इतने अच्छे परसेंटेज से आप पास हुए, आपने आगे कुछ भी आगे पढ़ने को नहीं सोचा? देन नॉर्मल रिप्लाई उन्होंने दिया कि नहीं, फिर शादी हो गई, उसके बाद में फिर घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, फिर आगे हम सोच नहीं पाए पढ़ने को। और फिर घर में एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियाँ आ गई कि हमको वक्त ही नहीं मिला। तो मैंने पूछा, अच्छा मतलब आप उन चीज़ को डिस्क्राइब कर सकती है, क्या प्रॉब्लम्स थी आपको, क्यों नहीं आप आगे पढ़ पाए? देन शी सेड कि मैं जैसी मेरी शादी होकर आई, अभी कुछ टाइम बाद मेरी मदर इन लॉ जो थी वो बीमार पड़ी, वो एक्सपायर हो गई। उसके बाद में कुछ टाइम बाद अभी लास्ट ईयर, ये जब कोविड पीरियड चल रहा था, तो उनके जो फादर इन लॉ थे वो बीमार पड़े थे, बहुत सीरियस थे। मतलब वो बेड रिडन हो गए थे, उनकी सारी नीड्स वगैरह सब कुछ हम ही देखते थे। और फिर अनफॉर्चुनेटली वो भी एक्सपायर हो गए। जब से ये सारी प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ गई हैं। देन आई सेड ओके, तो घर में क्या आप अकेले हैं, आपकी कोई जेठानी देवरानी कोई भी नहीं? शी सेड नहीं, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मेरी बड़ी मतलब जेठानी है, बट वो कहीं और रहती हैं, उनके हस्बैंड की कहीं बाहर जॉब है, तो यहाँ पे मैं ही देखती हूँ सब कुछ।
तो मैंने बोला कि बहुत ही मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही के ऊपर, ये तो ठीक बात नहीं है ना। आप इंसाइट करते हैं कि आप पेशेंट के पक्ष से बोलते हैं समझने के लिए कि उसका क्या पॉइंट है। तो यूजली जितने भी नैगिंग, जितने भी क्या बोलते हैं, जितने भी क्वारलसम कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, जनरली जब सामने से सपोर्ट मिलता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक हाँ सही बात है, सारा काम हमारे ऊपर होता है, हम तो इनको बोलते हैं यहाँ क्यों हैं आप भी कहीं बाहर जॉब करिए, हम भी बाहर चले जाते हैं। बट ऑन कॉन्ट्ररी सामने से शी रिप्लाइड कि नहीं नहीं, ये तो मेरा लाइक ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है, हमको करना चाहिए, जैसे हमारे माता पिता वैसे हमारे हस्बैंड के माता पिता। सो ठीक है, अगेन ये कंफर्म करता है कि उनके मॉरल्स जो है वो अच्छे हैं, प्लस शी इज़ स्ट्रॉन्ग एज वेल, क्योंकि वो सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही है। एज अ हाउस वाइफ आपको पूरे घर के जो काम वगैरह होते हैं वो प्रॉपरली करने रहते हैं। एल्डर्स या घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सारी नीड्स वगैरह आप फुलफिल करते ही हैं। देन अगेन आपके हस्बैंड और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप आजकल हमारे यहाँ पे एक बड़ा फैशन है, बच्चा फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, ट्यूशन जाना है, उसको ट्यूशन जा रहा है मतलब बच्चा पढ़ रहा है। देन अगेन ये चीज़ आप पूछिए, देन शी सर नहीं हम अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा लेते हैं, अभी तो वो छोटे, उनको ट्यूशन की क्या जरूरत। तो जाहिर सी बात है कि वो रिस्पॉन्सिबल भी है, इंटेलिजेंट भी है और वो समझ भी रही है इस चीज़ की वैल्यू की। ये कोई मतलब ये फैशन टैग नहीं होता, कुल मिला के उसका इंटेलेक्ट जो है वो हर लेवल पे उसने मतलब स्थापित किया कि वो पॉजिटिव इंटेलेक्ट और अच्छी पॉजिटिव विल्ड लेडी है। फिर अगेन इतनी सारी चीज़ें हो गई, इतने सारे टाइम से वो ऑलरेडी सफ़र कर रही है और उसने किसी को दिखाया नहीं। अगेन दूसरा क्वेश्चन बनता है, इतनी सारी प्रॉब्लम आपको पहले से थी, आपने कभी मतलब कंसर्न नहीं किया, किसी को कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं करा। देन अगेन डॉक्टर हमको टाइम नहीं मिलता। तो अगेन अब इस चीज़ को भी अच्छे से ये केस ने मुझे समझाया कि जो सिंपल सेंटेंसेस रहते हैं वो कितनी कितनी ब्यूटी रखते हैं, कितनी मतलब एप्टनेस और प्रॉपरनेस के साथ होते हैं हर एक एक्सप्रेशन जो एक इंसान देता है। अगेन उसको इतनी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, उसने अभी तक ना कोई इन्वेस्टिगेशन कराई, ना अभी तक किसी डॉक्टर को दिखाया, पहली चीज़। और आफ्टर क्वेश्चनिंग शी रिप्लाइड डॉक्टर टाइम नहीं रहता। अब टाइम नहीं रहता इम्प्लाइज वो बिजी है। अब ये दो तरीके के लोग यूजुअली कहते हैं कि टाइम नहीं रहता, या तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब जो लोग लिटरली कुछ भी नहीं करते उनके पास भी टाइम नहीं रहता है, और या तो आप इतना कुछ कर रहे हैं, आपके सारे जो एक मतलब आप डॉक्टर्स हैं तो जितने भी आपके स्लॉट्स रहते हैं वो सारे बुक्ड है, क्या ओवर बुक्ड है। जब आपको रात में 2 घंटे 1 घंटे या हाफ एन आवर मिलता है उसमें भी आप कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, वो आपकी हॉबी हो सकती है, वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ हो सकती है। तो ये चीज़ें होती है, या तो आप एकदम कुछ भी नहीं करने वाले हैं इसलिए आपको टाइम नहीं मिलता, या तो आप वाकई बहुत ही बिजी बॉडी है। तो ये चीज़ आपको बाकी के आपके ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चन से समझ में आया कि अगेन आप यहाँ पर कहीं पर हैं। तो अब काफ़ी चीज़ें बहुत क्लियर थी ऑलमोस्ट, आपने केस भी अच्छे से लिया, आपकी चीज़ें भी समझ में आई। देन अगेन आप जब बहुत सारे पेशेंट्स के साथ वर्क कर चुके होते हैं, देख चुके होते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको मतलब ऑटोमेटिकली लगता है कि हाँ ये यही होगा। नाउ अभी मेरे पास एक पेशेंट है जिसकी विल पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग विल्ड है, इंटेलेक्ट उसका अच्छा है, इंटेलेक्चुअल है और गुड मॉरल्स, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। तो बाकी चीज़ें आपने ऐड की फिजिकल जर्नल्स में से, जो कुछ भी आपको PQRS लगा, आपकी नॉलेज आपकी लेवल के हिसाब से। अब मेरी टोटलिटी इतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी मेरे सीनियर्स की होगी। अगेन अब मेरे जूनियर्स की मतलब नॉर्मल एक मैं बता रही हूँ, उनकी उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी मेरी बैच के लोगों की होगी। तो ये एक्सपीरियंस के ऊपर आता है, आप कितना रिपोर्टराइज करते हैं और कितने अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, एनालाइज करते हैं। पर ये तो शॉर्ट है कि हर केस आपको कुछ ना कुछ जो है
नया सिखाता है। तो मुझे 2-3 रेमेडी में से उसको ठीक है क्लासिफाई करना था, तो मैंने इग्निशिया दिया। इग्निशिया रेमेडी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, रेमेडी में डिटेल में नहीं पढ़ा रही, मैं केस पढ़ा रही हूँ इस वक्त। तो इग्निशिया केंट से, बोरिक से आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। मेरा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जो कि डेफिनेशन वाइज फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन नहीं था, एज पर द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन आपका पहला प्रिस्क्रिप्शन वो माना जाता है जो कोई चेंज इफेक्ट करे पेशेंट में। तो ठीक है, मैंने इग्निशिया दी, उसके बाद में उनको 20 डेज के बाद वापस बुलाया। सो जब वो 20 दिन के बाद वापस आई, अगेन शी केम एंड सैट ऑन द चेयर एंड आई वाज टेकिंग द फॉलोअप कि क्या मतलब कैसी स्थिति है अभी, आप कैसा फील करते हो। जनरली हम स्लीप से एसेस करते हैं, नींद कैसी आ रही है, एपेटाइट कैसी है, जनरल से एसेस करते हैं। एपेटाइट आपकी कैसी है, स्टूल यूरिन कैसा है, एक्सक्रीटरी फंक्शन आपके कैसे है, उसके बाद में एक्टिविटी आप वाइज आप कैसी है। तो सेटिस्फैक्टरी फॉलोअप मुझे मिला नहीं। वो जनरल वीकनेस वगैरह अभी भी परसिस्टेंट मुझे चेहरे पे दिख रही थी। तो एक्टिविटी वाइज इट वाज नॉट गोइंग वेल, स्लीप भी एज इट इज थी, मतलब पहले जैसे ही था। ज़्यादातर सारा कुछ जो है वो एसक्यू था। इन डेप्थ आप लेते हैं सारे मतलब सिम्टोमेटोलॉजी, तो एक दो को छोड़ के जो प्रॉपर आपके जनरल्स थे ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं थे। तो ये मुझे बता रहा था कि दैट आई एम मिसिंग समथिंग। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टोमेटोलॉजी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनका सिम्टम था, सॉरी सिम्टोमेटोलॉजी बोल रही हूँ मैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनका एक सिम्टम था जो मैंने ओवरलुक किया था। उन्होंने बोला था कि डॉक्टर यहाँ मेरे गले में है ना कुछ ऐसा फंसा फंसा सा रहता है, मतलब हम कितना भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करें वो अंदर नहीं जाता है, पहली चीज़ ये। और यही चीज़ हमारी दीदी को भी है। और उन्होंने बहुत सारे मतलब ENT स्पेशलिस्ट, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को दिल्ली तक वो गई थी दिखाने, पर उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। तो हम तो सोचते हैं चलो ठीक है, हम कहीं नहीं गए, कम से कम तो हमारी बनी हुई है। वो इतना सब करा के आ गई तो भी उनका वैसा ही है। तो ये सेंसेशन हमारी जाती ही नहीं है। और फिर मैंने बैठा के नॉर्मली अब बात करते हैं। फिर उन्होंने एक और चीज़ बोली कि डॉक्टर जब हम किसी का कुछ सुन लेते हैं, पड़ोस में भी कुछ ऐसा हो गया रहता है, तो हमको बहुत घबराहट होती है, अंदर से हमारा दिल एकदम ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और एकदम हम घबरा जाते हैं। तो मिसफॉर्च्यून, ये बिल्कुल मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स एग्रावेट्स हर प्रॉब्लम। तो फिर आपके लिए तैयार हो जाती है कैलकेरिया आर्ट्स और ऐसी सेंसिटिव रेमेडीज़, ये सारी चीज़ें आपके लिए तैयार हो जाती है। इसमें एक और चीज़ है कॉक्यूलस। फिर अगेन जब उन्होंने ये चीज़ें बोली और मैंने इसको वापस से सोचना स्टार्ट किया, तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री में बताया था कि हमारे जो फादर इन लॉ हैं वो बहुत बीमार थे, करीब वो 3 महीने तक बेड रिडन रहे थे। तो उनकी पूरी जो है देखभाल पेशेंट ने की थी। उसके बाद उनकी सिचुएशन, बीमारी जो है वो काफ़ी एग्रावेट हुई थी और जब से वो बीमार हैं। तो एक और चीज़ मेरे ब्रेन में आई जब ये सिम्टम मैंने एनालाइज किया कि वाई नॉट थिंक ऑफ कॉक्यूलस, पर मुझे मालूम नहीं था कॉक्यूलस में ये सेंसेशन होती है या नहीं। और उस वक्त मैंने मतलब जो भी मेरे पास सोर्सेज थे रिसर्च किया, तो ये इन पर्टिकुलर मुझे मिला नहीं। देन अगेन मैंने पूछा आपको बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो चक्कर वगैरह आता है, उल्टी वगैरह होती है क्या? देन शी सेड नहीं, इतना तो हम ट्रैवल नहीं करते और जब भी हमारा मायका भी पास में, जब भी हमको आना जाना रहता है तो ऐसी कोई खास प्रॉब्लम होती नहीं। फिर अगेन इसको मेरे सिलेक्शन ऑफ कॉक्यूलस को ये थोड़ा सा जो है फिर से ये वीक कर देता है, क्योंकि मेरे लिए कॉक्यूलस का होना ये होता है कि आपको मोशन सिकनेस होनी चाहिए। देन शी सेड हम जब झूले पे बैठते हैं तो हमको थोड़ा वो रहता है, हम ज़्यादा झूला नहीं झूल पाते। फिर भी आई सेड ठीक है, व्हाई नॉट ट्राई। आई हैव गिवन हर कॉक्यूलस देन। और फिर मैंने 20 डेज के बाद उनको बुलाया था एंड टू माय सरप्राइज उनका जो ये वाला सेंसेशन था ये हमेशा रहता है, गले में ये बना रहता है। ये
उनको सबसे ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। यही उनका जो है सबसे मतलब वीकनेस है। ठीक है, हमारे काम चल जाते हैं, हम सुबह उठते हैं, बहुत पूरा अपना रूटीन हम मैनेज कर लेते हैं इस वीकनेस के साथ भी। थोड़ा बहुत हमको चक्कर आता है तो हम बैठ लेते हैं, उसके बाद में अच्छा फील करने लगते हैं। तो वो जो सारे प्लेंटी ऑफ सिम्टम्स थे, वो सारे जीआई सिम्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम सिम्टम सॉरी, और जो भी उनको हेडेक वगैरह साथ में रहता था, वो सब ठीक है, उसके साथ उनकी लाइफ चल जा रही थी। बट दिस वन कि ये हमेशा अजीब सा रहता है, ये उनको टॉलरेट नहीं होता था। देन अगेन आफ्टर 20 days व्हेन शी केम, ऑलमोस्ट जो बाकी के सिम्टम्स थे वो कुछ मतलब 19-20 आप बोल सकते हैं, किसी कोई ठीक था, कोई वैसा था, पर कोई कुछ बढ़ा नहीं था। देन नेक्स्ट थिंग ये वाला जो सिम्टम था उन्होंने, हाँ अब हमको बहुत ठीक लगता है। एंड शी वाज लाइक एक्सप्रेसिंग इट विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस कि मतलब मेरे घर में मेरी दीदी को भी सेम प्रॉब्लम है, वो कहाँ कहाँ गई, उन्होंने इलाज कराया, अभी भी उनको वो प्रॉब्लम है। तो जो आपने दवा मेरे को दी है वो एक्स्ट्रा दे दीजिए सो दैट मैं अपनी दीदी को भी दे दूँ। सी मतलब वो वहाँ बैठी हैं पर उसको अगेन शी इज़ स्पीकिंग हर कॉन्स्टिट्यूशन, शी इज़ इल, शी हैज़ प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स, बट देन ऑल्सो कि मेरी दीदी को ये इश्यूज़ है, मेरी दीदी को भी दे दो सेम दवाई सो दैट उनका भी ठीक हो जाए। वो बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा के आ चुकी हैं। तो ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये थी मेरी कॉकलेस की जर्नी। तो ये केस मेरे लिए बहुत अच्छा इसलिए है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से करना है, और अगर आपने स्टार्ट किया है देन कीप गोइंग, कीप आस्किंग, कीप लाइक कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग, दिस कीप्स यू लिविंग। मतलब जब आप नया सीखते हैं, नया समझते हैं, नया बोलते हैं, नया सीखते हैं, यू आर ग्रोइंग, यू आर लिविंग। तो ये चीज़ें आपको मतलब आप कल क्या थे और आज क्या है, इसमें एक अच्छा खासा चेंज आपको शो करती है। तो अगर आप देखें इन कॉमन, तो बोथ कॉन्स्टिट्यूशंस आर माइल्ड, बोथ हैव स्ट्रॉन्ग विल, बोथ आर लाइक क्या बोलते, बहुत रिस्पॉन्सिबल, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। मतलब कोई बीमार है तो आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, आप उनको आप उनका केयर कर रहे हैं। एक फाइनल डिफरेंस होता है कॉकलेस में, केयर 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 केयर। अगर आप कॉकलेस रेमेडी पढ़ेंगे तो उसकी सारी प्रॉब्लम जो है सेंटर अराउंड करेगी कि घर में कोई बीमार था, या कोई अपना बीमार था, या कोई पड़ोसी बीमार था, या आप पेट्स बहुत सारे लोग रखते हैं। मेरा इतने साल से बहुत पुराना पपी है, वो बीमार है, और उसको देखना, मतलब कुछ भी हो सकता है आपके आजू बाजू, और आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, आप उसको बहुत अच्छे से नर्स करते हैं, आप उसकी केयर करते हैं कि वो अच्छा हो जाए, और इन रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता। जब भी आप मतलब किसी की हेल्प करते हैं, जब भी आप किसी की केयर करते हैं तो हमेशा आपको जब ये मिलता है तो एक ही चीज, एक होम्योपैथ पूछता है कि क्यों, इस केयर से क्या मिलेगा, कोई मॉनेटरी लाभ है, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है, या आपका स्टेटस कुछ राइज हो रहा है, या इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है, बदले में सब लोग मुझे प्यार करेंगे, मुझे अच्छा बोलेंगे, या आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ये चीज़ करनी है। मतलब ये एक चीज़ है जिसे आप खुद को अलग नहीं कर पाते। शी सेड कि हम कुछ भी ऐसा सुन लेते हैं या किसी का भी सुन लेते हैं जिससे हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो एकदम से हमारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हम काफ़ी दिन तक सोचते रहते हैं इस चीज़ को। तो जब आप कुछ ऐसा देखते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा होता है और वो बहुत अच्छे से जाता है, तो एक लाइफ टाइम के लिए आपको वो चीज़ याद हो जाती है। फिर आप नए डायमेंशंस पे, अब आप 4 रेमेडीज से निकल के अब आप 5 रेमेडीज के बारे में सोचेंगे, अब आप 5 रेमेडीज को उसी रूब्रिक पे रूल आउट करना सीखेंगे। फिर कुछ ऐसे केसेस आएंगे, फिर आप 6 रेमेडी सीखेंगे, 7 रेमेडी सीखेंगे, ऐसे आपका एक्सपीरियंस जो है वो ऐड ऑन होता रहता है। तो मेरे लिए ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही थी। और दोनों के अगर आप पढ़ेंगे, दोनों को साथ बैठ के पढ़ेंगे
तो आप बहुत सारी कॉमन चीज़ें फिजिकल लेवल पे भी और इमोशनल लेवल पे भी विल वाइज भी देखेंगे। और एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि जब भी आप रेमेडीज़ वगैरह पढ़ते हैं तो मेंटल्स जब पढ़ते हैं, माइंड सेगमेंट जब पढ़ते हैं, तो उसको डिवाइड किया करिए। एक कॉलम बनाया करिए अपने पेज में, पहला विल लिखा करिए, विल से रिलेटेड जितने भी आपको पॉजिटिव सिम्टम्स या रूब्रिक मिलते हैं वो क्लासीफाई कीजिए। फिर इंटेलेक्ट वाले कॉलम में उसकी सारी इंटेलेक्चुअल हैलुसिनेशन, डिल्यूजन, सारे जो इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ के जो कुछ भी रूब्रिक्स रहते हैं वो लिखिए। फिर बाद में आते हैं आपके मॉरल्स, उसमें केयर हो सकता है, उसमें क्या बोलते हैं, आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, हार्ड हार्टेड हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक रेमेडी समझने में, ओवरऑल एक इंसान को समझने में बहुत हेल्प करता है। सो आई होप ये बहुत ज़्यादा लंबा हुआ नहीं होगा, और मैंने इसमें रेमेडीज़ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किए क्योंकि मैं चाहती हूँ आप घर जाए और घर बैठ के इस चीज़ को अच्छे से समझें अपने लेवल पे। मेरे जो इमोशन एक्सप्रेशंस है वो मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, चाहे मैं कितने भी अच्छे वर्ड्स यूज़ करूँ, पर आपका हार्ड वर्क जो आपके ब्रेन में वो आपकी जो मेमोरी सेट करेगा, आपकी जो नॉलेज सेट करेगा, वो आपको लाइफ टाइम वर्क करेगी। मेरा इंटेंशन है कि आप बुक खोलें और पढ़ना सीखें, और जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं होता, जब तक आप कुछ प्रैक्टिकल होते नहीं देखते कि हाँ ये प्रैक्टिकली इसलिए बेनिफिशियल है, तो पढ़ने में भी इतना थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लगता है। तो आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आया या जो कुछ भी आपको पूछना रहेगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछिए, और मैं कोशिश करूँगी कि और जो कुछ भी हमारे आसपास होते हैं एक्सपीरियंसेस वगैरह केस से रिलेटेड, या बाकी कुछ भी हमने सीखा है होम्योपैथी से रिलेटेड, या कोई बाकी बुक से जो हमने पढ़ के समझा है चीज़ों को, जो बड़े बड़े मेंटोर्स से सीखा है हमने, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग, और बहुत खुशी हुई मुझे ये केस शेयर करके। प्लीज़ गिव योर रिव्यूज़ इन कमेंट बॉक्स, वो पढ़ के मुझे बहुत 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 खुशी होती है। थैंक यू सो मच।